जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने रैखिक समीकरण अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं थोड़ा सा ये समझ लें, अर्थात द्विघात समीकरण कहते किसको हैं ये समझ लें। उसके बाद इसके टॉपिक की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका द्विघात समीकरण। चैप्टर का क्या नाम दिया? दो घात समीकरण। दो घात नहीं, द्विघात समीकरण, जिनमें दो घात होती है। समीकरण कहते किसे हैं? अगर आपको याद हो बहुपद की कहानी थोड़ी बहुत, बहुपद तो आपको पहले पढ़ाया गया होगा। बहुपद आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बहुपद आपको पहले पढ़ाया गया है। 9th क्लास में आप बहुपद पढ़ते हैं। 10th में हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें बताई भी गई हो बहुपद के बारे में, क्योंकि समीकरण पढ़ाने का मतलब होता है बहुपद की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बहुपद की अगर मैं बात करूं तो बहुपद ऐसा होता है जिनमें बहुत ढेर सारे पद हों। मैंने एक वीडियो भी डाला है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको इस लिंक में मिल जाएगा, आप उसको देख भी लेंगे बहुपद कहते किसके हैं। वहां से आप समीकरण बड़े आसानी समझ सकते हैं। तो ऐसा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हों और वेरिएबल्स हों बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद ये होता है, इसका स्टैंडर्ड समीकरण अगर बहुपद की बात करें ax² + bx + c, ये बहुपद का स्टैंडर्ड समीकरण होता है। अगर इसी स्टैंडर्ड समीकरण में मैं क्या कर दूं भैया, थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या ax² + bx + c ये बहुपद है। अगर मैं इसको इक्वल 0 कर दूं, अब आपको पता है किसमें परिवर्तित होगा? ये परिवर्तित हो गया समीकरण में। इसमें परिवर्तित हो गया समीकरण में। अब आप सुन रहे हैं ऐसे। हाँ, अगर किसी भी बहुपद को इक्वल कर दें 0 के, तो वह हो जाता है समीकरण में परिवर्तित। तो समीकरण आपका ये हुआ। और द्विघात समीकरण क्यों इसको बोलते हैं? द्विघात समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। देखिए, यहाँ वेरिएबल क्या है? x दिख रहा है, और x की मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है? 2 है, और यहाँ कितनी है? 1। तो मैक्सिमम पावर तो 2 हुई। जब मैक्सिमम पावर 2 हो गई, अर्थात वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है भैया? 2। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। या डिग्री भी आप उसी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है? एक द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है। अब आपको बहुपद जब मैंने पढ़ाया तो एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसमें रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है। एक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मैंने डाला है, आप उसको जरूर देखें। बहुपद की जानकारी अगर आपको हो जाएगी, उन सब के बराबर में आप 0 लगा दें, आपको समीकरण की जानकारी हो जाएगी तुरंत। तो कुछ ज्यादा समझना नहीं, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। अब आपको बता दूं, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ये ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, अर्थात मानक समीकरण होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो आज पढ़ेंगे, आपको बता दें आज पढ़ने क्या वाले, चीजें क्लियर होनी चाहिए, उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए कि हम ये करने वाले हैं। और जब तक हमें ये ना पता होगी हम करने क्या वाले हैं, तो हम करेंगे क्या। हमें उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम अपने लाइफ में या आने वाले टाइम में करने वाले क्या है। जैसे आपका एग्जाम है, उद्देश्य क्या है? मान लो आपका पेपर होने वाला है, चल रहा है भाई, यानी नेक्स्ट पेपर जो होने वाला है, तो आपका उद्देश्य क्लियर है ना, इस तारीख को मेरा इस सब्जेक्ट का पेपर है, मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये चीजें पढ़नी है। तो आपको पता है क्या क्या करना है, यही होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए। तो उद्देश्य हमारा क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण तो पढ़ेंगे, लेकिन द्विघात समीकरण में क्या टॉपिक पढ़ेंगे ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ मेन 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक से ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। पहले टॉपिक की बात करूं तो आपको क्वेश्चन ऐसा देगा, बोलेगा लैंग्वेज में देगा, और बोलेगा कि इनको गणितीय फॉर्म में लिखे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, किसमें? द्विघात समीकरण के रूप में बना के। फिर आपको ये देगा, इक्वेशन कुछ देगा, उसको बोलेगा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण होंगे तो बताएंगे हाँ है, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अब कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरे टॉपिक अगर बात करूं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहलाता है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा ये टॉपिक। उसके बाद एक टॉपिक आपको बचता है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण खत्म हो जाता है। तो ये टॉपिक है। आज हम
इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि कोई भी लैंग्वेज दिया गया है उसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे द्विघात समीकरण का, और ये पता करेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये चीज हम पता करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण करना, फिर उसके बाद देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते क्या है इसमें बताऊंगा। तो ये पहला टॉपिक आपको जो बताने वाला हूं वो है द्विघात समीकरण है या नहीं, और लैंग्वेज क्वेश्चन होंगे उनको आपको द्विघात समीकरण रूप में लिखना होगा, अर्थात गणितीय रूप में लिखना होगा। आपको सॉल्यूशन आपको वहां नहीं निकालना होगा, केवल द्विघात समीकरण रूप में लिखकर छोड़ देना है, ये चीज आपको करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन करेंगे तभी तो समझ में आएगा। भाई ऐसे कैसे समझा दूंगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं और सुनेंगे तो आपको लगा क्या है, समझ से बाहर है, तो इसलिए आपको पहले दिखाया जाए। प्रत्यक्ष अगर आपको दिखेगा सामने तो आपको लगेगा हाँ अच्छा अच्छा ये करने वाले थे। तो क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर टपक रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है भैया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब समझते हैं, बचपन में बहुत खेले होंगे कंचे, बस वही वाली बात है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब उनके 5-5 कंचे कहीं गुम हो जा रहे हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो ये क्वेश्चन को आपको लिखना है गणितीय रूप में, सिर्फ व्यक्त करना है, था द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, आपको वहीं छोड़ देना है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, क्वेश्चन ये दिया है, जॉन और जीवंती यानी दो बच्चे हैं, एक का नाम जॉन है एक का नाम जीवंती है, इन दोनों के पास टोटल 45 कंचे हैं दोनों को मिलाकर। फिर दूसरी परिस्थिति ये कहती है कि यदि दोनों ने अपने 5-5 कंचे खो दिए हों तब बचा हुआ कंचे का गुणनफल 124 है। तो हमें ये इसका गणितीय रूप में लिख कर बताना है कि द्विघात समीकरण इसका क्या होगा। ठीक है, आपको वैल्यू नहीं निकालना कि कंचे जान के पास कितना है जीवंती के पास है, केवल आपको द्विघात समीकरण रूप में बना देना है। आइए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। मैंने ये कहा कि एक बच्चा है जॉन और एक जीवंती, इन दोनों को मिलाकर टोटल 45 कंचे हैं। कंचों की संख्या कितनी है, टोटल 45 है। अभी आप समझें, इन दोनों के कंचों को मिलाकर टोटल 45 है। अगर मैं मान लूं, क्या माना जॉन के पास यक्स कंचे थे, व जीवंती के पास 45 माइनस यक्स कंचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर जॉन के बाद यक्स है तो जीवंती के पास 45 माइनस यक्स कहां से आया? अरे भैया दोनों को मिलाकर 45 हैं। अब उसमें से अगर एक की संख्या यक्स है तो दूसरी वाली कितनी बचेगी? 45 में से यक्स हटा देंगे, दूसरे वाली की संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से मान लिया। मैं इसको x और y भी मान सकता था, और x y मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि वहां से आपको रैखिक समीकरण मिलता है, जबकि मुझे लाना है द्विघात समीकरण। इसलिए मैं वेरिएबल्स एक ही मान रहा हूं x, और x से ही मैं इनको रिलेट कर रहा हूं। तो मैं माना जॉन के पास x कंचे थे और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे। अब दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि यदि दोनों ने अपने कितने कंचे खो दिए भैया? 5-5 कंचे खो दिए तब। तो अब आप ये लिखेंगे, यदि दोनों कौन? जॉन और जीवंती, दोनों ने अपने 5-5 कंचे खो दिए। कहीं खेल रहे थे भैया, खो दिए तब क्या? जॉन के पास बचे कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। अगर अब आप सोच रहे हैं कैसे? देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 10 कंचे थे,
कितने थे? 10। मेरे 5 कंचे खो गए कहीं खेलते समय, मेरे पास बचे कितने कंचे? 10 माइनस 5, यही तो करूंगा। अरे भैया मेरे पास 10 थे, 5 खो गए, तो 10 माइनस 5 ही तो करूंगा, तभी तो 5 बचेगा। तो वही हाल है, जॉन के पास यक्स थे, 5 खो गए तो यक्स माइनस 5 बचे। जीवंती के पास कितने बचे? अगर जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, तो अब 45 माइनस यक्स माइनस 5, अरे 5 घटाएंगे ना, बिल्कुल। अब आप लिखेंगे नीचे जीवंती के पास बचे कंचे, कंचों की संख्या कितनी है जीवंती के पास? थी भैया 45 माइनस एक्स, लेकिन इसने 5 कंचे खो दिए, 5 खो दिए तो भैया माइनस 5 करेंगे। इनको थोड़ा साल कर ले, तो 45 से 5 घट जाएगा, कितना बचा भैया? 40 माइनस एक्स। देखे संख्या कुछ कम हुई ना, 45 थी अब 40 हो गई, अर्थात इतनी संख्या बची हुई है, कंचों की ये संख्या बची हुई है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर जो कंचे बच गए हैं इन दोनों का गुणनफल 124 है, अर्थात जो जॉन और जीवंती का कंचे बचे हुए ना खो देने के बाद, उन दोनों की संख्या का अगर गुणा कर दे तो 124 है। तो इन दोनों संख्याओं का आप क्या कर दीजिए? गुणा, और वो बराबर कितना है? 124 के। तो आप नीचे लिखें, प्रश्न के अनुसार लिख लें भाई, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ये दिया हुआ है। कितना दिया है? 124 दिया हुआ है। अब इनको आगे लेके बढ़ते हैं, बस इन्हीं को आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ चुका है, बहुत ज्यादा कुछ करने नहीं। यक्स गुणा 40 से कराएंगे कितना आएगा भैया? 40 यक्स, यक्स गुणा यक्स से कराएंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा, यक्स स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 40 का 5 गुणा होगा, 4 पंचे 20, अर्थात माइनस का 200, और माइनस 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 प्लस, और 5 का x से गुणा होगा 5x, प्लस का 5x बराबर 124। इनको लिखें, लिखने का तरीका थोड़ा सा देखें। माइनस का x स्क्वायर, 5 और 40 मिनट कितना हो गया भैया? 45x, और ये माइनस का 200, और इस 124 को RHS से LHS में ले आते हैं तो ये भाई साहब 124 हो गए माइनस के बराबर 0। ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x, और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो माइनस का 324 बराबर 0। 200 और 124 जोड़ लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइन है। अब आपको पता है सेम साइन जुड़ता है, निगेटिव हो या पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों सेम है, माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस है तो जुड़ेंगे ही, आपको पता है। अगर डिफरेंट साइन होता है तब घटता है, प्लस और माइनस घटते हैं, माइनस और प्लस घटते हैं, माइनस माइनस जुड़ते हैं, प्लस प्लस जुड़ते ही है, तो आपको पता भी है। ये हो गया आपका समीकरण। लेकिन समीकरण में कुछ हमें गलतियां हैं। क्या भैया? ये माइनस है, इस माइनस भाई साहब को कहीं भेज दो, ये फालतू आगे लग कर टपक पड़े हैं, बेवजह में परेशान कर रहे हैं। इनको माइनस का किनारा करो। माइनस किनारा कैसे होगा? माइनस का पूरे समीकरण में गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस का 45x माइनस माइनस प्लस 324 बराबर क्या आ गया? 0। ये आ गया समीकरण। हमें लिखना था इनको गणितीय रूप में लिखिए, तो हमने इनको गणितीय रूप में लिख दिया है। अब आप नीचे थोड़ा सा लिख देंगे, अतः जॉन के पास जो कंचों की संख्या है, जो कंचे हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे अर्थात सेटिस्फाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये जो x है, हमने जॉन को ही माना था, x जॉन को ही माना था ना, जॉन के पास x कंचे हैं। तो अगर मान लो x, मैं मान लेता हूं 10 आया, x बराबर, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, मान लेता हूं 10 आया, मान लेता हूं क्या आया? x 10 आया, तो भैया इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कैसे करना? अगर x की जो भी वैल्यू आए इस समीकरण रख दे, बराबर 0 प्राप्त हो जाए, समीकरण को वह वैल्यू संतुष्ट कर जाती है। तो जो भी संख्या आएगी जॉन की, कंचों की संख्या, वो इस समीकरण को संतुष्ट
करेगा। लेकिन आपको x की कोई वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला है। जब नहीं बोला है तो नहीं निकालेंगे, बोला होता निकालते। उसने सिर्फ ये कहा है कि इसको गणितीय रूप में क्या करना है भैया, लिखना है। तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको लिख दिया है। ये आपका क्वेश्चन रहा जान और जीवंती। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं था। इनको आप नोट करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका एक बेहतरीन सुंदर सा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। उम्मीद करता हूं हो गया होगा। हटा दें इनको। चलिए चलिए देखिए, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा आपके बोर्ड में टहल रहा है, घूम रहा है और लिखा ये हुआ है कि निम्न समीकरण अर्थात जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने अभी बताया था ना कि आपको ये चेक करने के लिए आएगा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए, समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है। समीकरण है x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x-3। इसको आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं एकदम से बताऊंगा आपको। अगर मैं इनकी बात करूं, ये x-2 का होल स्क्वायर लिखे हैं। आपने एक चीज पढ़ा होगा a-b का होल स्क्वायर। आई थिंक सभी लोग इस फार्मूले को जानते होंगे। इस फार्मूले की भेंट मुलाकात आपकी कक्षा 6 से हो जाती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है, यही होता है। अगर मैं बात करूं ए के स्थान पे, अगर इनकी तुलना करूं x-2 का होल स्क्वायर का, ए के स्थान पे x और बी का स्थान क्या है, 2 है। अर्थात इसमें द्विघात समीकरण का, अर्थात इसमें ये फार्मूला लगने वाला है। x-2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 माइनस 2 इंटू ए बी होता है, ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू कितना है 2। ये हो गया, प्लस का 1 है इज इक्वल टू 2x माइनस का 3 है। इनको देखें, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 2 और 2 मिलके हो गए 4, अरे 2 दूना 4 होते हैं, 4x प्लस का 1। इन भाई साहब को इधर ले आओ। जैसे ही ये 2x माइनस 3 इधर आएंगे तो 2x तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन 3 किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0। क्यों प्लस का 3 हुआ, क्योंकि माइनस था। आरएचएस से एलएचएस या एलएचएस से आरएचएस कोई भी क्वांटिटी हम ले जाते हैं, वो चाहे वेरिएबल्स हो चाहे कांस्टेंट हो, वो प्लस के माइनस और माइनस के प्लस हो जाते हैं। भैया किसी की पोजीशन आप चेंज करेंगे उनको कष्ट होगा, आप समझ रहे हैं ना, पोजीशन बहुत बड़ी चीज है। अब ये आराम से बैठे हुए थे मस्त खा पी कर, अब आप इनको कह रहे हैं चलो उठो यहाँ से जाओ, अब जाएंगे नहीं जा रहे हैं, अब आप जबरदस्ती इनको उठा के ले जा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो इनका मुंह बन जाएगा। मुंह बनने का मतलब इनकी शकल बिगड़ेगी, शकल बिगड़ेगी तो अपने साथ कोई साइन लेंगे, वही चीज है। शकल बिगड़ने का मतलब क्या हुआ, इनका जो पहली की स्थिति थी और भेजने वाली स्थिति, इन दोनों के बीच में देखेंगे शकल इनकी बिगड़ जाएगी। तो क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, प्लस थे तो माइनस हो गए और माइनस है तो प्लस हो गए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जो चीज जुड़ रहा है उनको जोड़ लें। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 4x और माइनस का 2x दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस का 6x, 4 प्लस का 1 प्लस का 3 मिल कितना हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, बराबर क्या हो गया 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इनकी भैया हमें तुलना करनी पड़ेगी। किनसे तुलना करेंगे बता रहा हूं, इनको समीकरण 1 मान लें। इन समीकरण 1 की तुलना आप कर दें, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। देखिए, समीकरण 1 की तुलना हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कर दिया। आप देख रहे हैं अगर इस शकल का ये है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए एक वेरिएबल्स की पावर 2 होनी चाहिए, एक वेरिएबल्स 1 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 हो। अगर मैक्सिमम पावर 2 है द्विघात समीकरण है। अब आप देखें ये और ये आपस में मिल रहे हैं, ये द्विघात समीकरण है, 2 पावर है, यहां भी 2 पावर है, ठीक है।
यहाँ एक पावर, यहाँ एक पावर, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट, अर्थात ये सही है। तो हम ये कहेंगे समीकरण एक क्या है, द्विघात समीकरण है। तुलना से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना अगर हमने किया तो तुलना से समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्या है भैया, द्विघात समीकरण है, यह हमें प्राप्त हुआ। देखें, द्विघात समीकरण मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए, और 2 के अलावा अगर 3 पावर हो गई द्विघात समीकरण नहीं होगा, 1 पावर हो गई तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, और यदि पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि पावर आपको 2 ही दिखनी है। हाँ, हो सकता है ये बीच वाला टर्म जो आपको 6x दिख रहा है, या मैं कहूं bx दिख रहा है, ये गायब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 बचेगा ना, अर्थात पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तब भी द्विघात समीकरण होगा। हाँ, लेकिन कभी भी ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, अर्थात जो ए है वो 0 नहीं होगा। ए 0 हो गया भैया तो कहानी समाप्त। क्यों इसलिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पावर 2 खत्म हो जाएगी, बचेगी पावर 1, द्विघात से चेंज हो जाएगा रैखिक समीकरण में। समझ पा रहे हैं, इसलिए तो ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इनको भी आप छापें, ये सिद्ध हो गया भाई कि द्विघात समीकरण है। अब आपका आएगा 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आराम से आप मस्त से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। छाप लें इनको भाई, आगे बढ़े। आगे एक खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इनको हटाएं, हटा देते हैं, वो छोटा सा था, इनको छापने में आपको टाइम थोड़ी ना लगेगा, इनको मुझे हटाने में भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखें, बहुत ही सुंदर से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनको आप समझें। क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन अब आपको पता है इसको केवल और केवल द्विघात समीकरणों में ही आपको व्यक्त करना है और इनकी वैल्यू नहीं निकालनी है। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है, अर्थात वर्ग मीटर है, ये दिया है। उसके बाद एक कंडीशन दी है, क्या, उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। अब हमें इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करता है। अब देखिए, थोड़ा सा आयताकार चीजों को समझ लें। आयताकार होता क्या है भाई, आयत आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आयत तो आप जानते होंगे, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इनको भाई आयत बोलते हैं। आयत की मैं अगर परिभाषा आपसे पूछूं तो आप बताएंगे, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत कहलाता है ना। यानी अपोजिट साइड आर सेम आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। आई एम राइट? हाँ, मुझे भी लगता है मैं सही हूं। चलिए, मैं सही हूं। ये आपको एक आयत दिख रहा है, इनका नामकरण कर लेते हैं भैया, ए और बी, सी और डी, ये इनके 4 शीर्ष हो गए, ये आयत है। ये आमने सामने की भुजा इनकी क्या है, बराबर है, आयत है। क्वेश्चन दिया है, अगर मैं बात करूं ए से बी तक की, तो ये है आपकी लंबाई, क्या है, ये लंबाई है। और बी से सी की बात करूं तो ये है आपकी चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई, ब्रेड्थ है ये। और ए बी क्या है, लेंथ है। उसी प्रकार से डीसी भी आपकी लेंथ है, और एडी क्या है, ब्रेड्थ है। तो ये इतनी बात समझ में आए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आप बिल्कुल से याद रखेंगे, क्योंकि इसका काम तो लगेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताएं, आपको फार्मूले याद रखना है भाई, बिल्कुल से भूलना नहीं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एकदम से याद रखना है, फार्मूले बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फार्मूले आप याद रखेंगे तभी काम हो सकता है, अगर फार्मूला आप भूल जाएंगे तो गड़बड़ होगा। इसलिए फार्मूलों को आप दिमाग में रखें। यह आयत का क्षेत्रफल होता है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या मैं मान लेता हूं, माना आयत का या आयताकार
क्षेत्र का, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ, यक्स मीटर है। मीटर में हमने क्यों लिया, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया है, क्षेत्रफल मीटर में दिया है, इसका मतलब मीटर, एक्स मीटर तथा लंबाई। अब देखें लंबाई आप डायरेक्ट टप से वाई ना मान लें, गलत हो जाएगा। क्यों, कंडीशन पढ़ें, कंडीशन दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, अर्थात अगर चौड़ाई x हो गई तो लंबाई क्या होगी इसकी 2 गुनी, तो 2 गुनी का मतलब 2x, 1 अधिक भी है प्लस 1 कर लेंगे, इतने मीटर इसकी क्या हो जाएगी लंबाई है। दिया क्या है हमें, दिया भाई दिया है, गिवन है, कुछ गिवन है, देखें क्या गिवन है, आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग मीटर दिया है। अब मैंने आपको बताया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब भैया हमारा काम हो गया, आयताकार भूखंड, अरे आयत बोलो या आयताकार बोलो बात वही है, तो क्या लगेगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आइए लिखते हैं भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है भैया, 2x + 1 है, मैंने अभी अभी मान लिया। कंडीशन के अकॉर्डिंग चौड़ाई कितनी है, x और 528 बराबर में है। अब बस इन्हीं को सॉल्व करके इक्वेशन को बना देते हैं, काम हमारा हो गया। देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कभी भी आप घबराए नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं, दिमाग में रखें या कहीं नोट करते जाएं, बड़े आसानी से हो जाते हैं। बहुत सीधे साधे सब क्वेश्चन होते हैं, हाँ लेकिन इनके साथ अगर छेड़खानी करोगे तो आप उलझा के रख देंगे। वैसे भी छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है भाई, किसी के काम में बिल्कुल छेड़खानी ना करें। देखें x गुणा करें, ये हो जाएगा 2x², आई थिंक समझ पा रहे होंगे, और x गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा x बराबर, ये क्या हो गया 528। इन भाई साहब को इधर ले गया हो, किनको, 528 को, ये हो गया 2x² प्लस का x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। क्यों, क्यों, क्योंकि भैया क्वेश्चन बोला है इनको केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, आंसर हमें x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, अर्थात लंबाई चौड़ाई हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए द्विघात समीकरण। मैंने द्विघात समीकरण बना दे दिया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है नहीं हो रही होगी। यदि कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन समझ में प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, बिल्कुल बेधड़क आप कमेंट करें, जो भी समस्या है बताएं, उसका निवारण करना हमारा फर्ज है और करेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको छापे, फिर अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ें। चलिए, छप गया होगा, सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी कह देते हैं छप गया, अरे तो छप गया होगा, वीडियो को रोक लें 1 सेकंड के लिए, छाप लें, उसके बाद आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत होगी नहीं उसमें। क्वेश्चन जहां भी ना समझ में आए बिल्कुल आप बताएं, पूरा निवारण आपका किया जाएगा भैया, पूरा सलूशन मेरे बच्चों आपको बताया जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एकदम से आप लग कर तैयारी करते रहें, एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से पढ़ते रहें, एग्जाम पूरे मन से दें, अपना 100% दें, पढ़ें जितना हो सकता है, मैक्सिमम टाइम आप केवल पढ़ें और अदर एक्टिविटी से आप एकदम दूर रहें, फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, केवल पढ़ने के हिसाब से फोन का इस्तेमाल करें, अगर आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल ना करें, गेम खेलना बंद कर दें, वीडियो देखना बंद कर दें, शॉर्ट वीडियो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है उनको देखना बंद कर दें, ये सब चीजें आप एग्जाम के बाद कर सकते हैं, इसलिए आप एग्जाम तक केवल अपने एग्जाम पे फोकस करें और अपना बेहतर करने का प्रयास करें, आप पढ़ेंगे बेहतर करेंगे, एग्जाम आपका 110% अच्छा होगा, होगा मतलब होगा। ठीक है, इसी के हिसाब से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वंस अगेन लैंग्वेज क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम समय लगता है,
तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। फिर मैंने बताया क्वेश्चन में भले लिखा हुआ है रेलगाड़ी चाल ज्ञात कीजिए, लेकिन उसके पहले इंस्ट्रक्शन दिया है इनको केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो किस में व्यक्त करना है? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। समझ पा रहे हैं बातों को? चलिए, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर दूरी को समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में, जैसे मैं मान लेता हूं इलाहाबाद से कानपुर जा रहा हूं, 480 किलोमीटर है। बहरहाल 480 किलोमीटर नहीं, 196 किलोमीटर है, 196 किलोमीटर। बिल्कुल इसको आप परेशान हो रहे सर जी 196 था, आपने 480 बता दिया, दोगुना से भी कुछ ज्यादा। तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, वहां ज्यादा परेशान ना हो। तो इलाहाबाद से अगर आप कानपुर जा रहे हैं तो मान लेता हूँ 480 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी ने अपनी चाल नहीं बदली है। चाल बदलने को लगा, अगर इलाहाबाद से उसने स्पीड 60 की ले ली है तो वो 60 की स्पीड कंटिन्यू कानपुर तक गई है। किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस नहीं आए हुए हैं उसकी स्पीड में, उसकी चाल में। ठीक है, तो समान चाल से 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली। लेकिन दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि हम इसकी चाल में 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, अर्थात चाल को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दें, तब यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा टाइम ज्यादा लेती है। पहले मैं मान लेता हूं कुछ समय लिया होगा टी समय, अब 3 घंटा ज्यादा लेगी, t+3 लेगी, बस इतना ही तो लेगी। तो अब हमें बताना है द्विघात समीकरण के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो आइए व्यक्त करते हैं। तो मैं मान लेता हूं, पहले आपको डिस्टेंस समझाता हूं डिस्टेंस कैसी है। देखें, ये क्वेश्चन नंबर मुझे जहां तक लग रहा है चौथा होगा, है ना? हाँ, चौथा ही होगा जहां तक है। कोई बात नहीं, अगर नंबर इधर उधर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो भी क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेलगाड़ी है, मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस है और यहां तक हमें जाना है। मैं डिस्टेंस ए से बी एक स्थान है, मुझे ए से बी तक जाना है और इसकी दूरी है 480 किलोमीटर। तो ये है दूरी इनकी 480 किलोमीटर। कितनी है भैया? 480 किलोमीटर। अब एक ट्रेन इस यहां से गई, ए से बी तक पहुंचने में इसको समय जो भी लगा है समान चाल से चली है। तो मैं लिख लेता हूं कुल दूरी। तो कुल दूरी आपको कितनी दी गई भैया? 480 किलोमीटर। अब एक चीज मान ले, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, अर्थात उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, ये मैंने मान लिया। तो 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 लगा समय होगा। तो भैया समय बराबर क्या होता है? अरे सिंपल सा फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। आप सोच रहे थे समय का नया फार्मूला? बिल्कुल नया नहीं है, एकदम पुराना है। दूरी बटे चाल। समय हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्या? दूरी कितना? 480। चाल कितना है पता है, x किलोमीटर। और जब समय की बात करेंगे किस में आएगा? आवर में आएगा, घंटे में आएगा। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली स्थिति के अनुसार ऐसा था। दूसरी स्थिति ये कह रही कि दूरी तो उतनी ही है यहां से यहां तक तय करने में, लेकिन चाल को कम कर दें, चाल 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दें तो समय 3 घंटा ज्यादा लेती है। तब हमें बताना है कि द्विघात समीकरण कैसा होगा। तो अब आप देखिए, अब आप लिखेंगे यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो लगा समय क्या होगा? समय बराबर फिर वही मैं लिखूंगा, फिर आप बोलेंगे अच्छा क्या लिखूंगा भैया? चाल बराबर दूरी बटे समय लिखूंगा। अरे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर लिखूंगा दूरी बटे चाल लिखूंगा। ठीक, दूरी मुझे पता है, सेम दूरी है, दूरी परिवर्तित नहीं की गई है। तो दूरी कितनी है भैया? 480 ही है। लेकिन चाल क्या हो गया? चाल चेंज हो गई, पहले x थी अब कितनी हो गई? 8 कम हो गई। तो
x माइनस 8 हो जाएगी। लगने वाला समय क्या है, 3 घंटे ज्यादा लग गया, मैंने कर दिया x प्लस 3 हो गया। इस 3 को भाई साहब को अगर हम उधर भेज दें, कोई दिक्कत होगी आपको? मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। इन भाई साहब को अगर उधर भेज दें या मैं लिख दूं, 3 को ना ही लिखूं तो क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा समय बराबर 480 बटे x माइनस 8 आवर, कितने आवर लग गए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करूं तो ये दोनों समीकरण देखें समय के बराबर है। किसके बराबर है? समय के बराबर है। इसका मतलब ये है इन दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे। अरे आपको पता है कैसे 3 घंटे? मैंने कहा 480 किलोमीटर समान चाल से तय की, 3 घंटा उसको लगा। अगर उसने समान चाल से दूरी तय की 480 किलोमीटर तो 3 घंटा लगा, और यदि 8 किलोमीटर स्पीड कम हो गई, 3 घंटा ज्यादा लेती है तो इसका 6 घंटे ले ली, तो 6 घंटे, तो अंतर कितना है 3 का, 6 में से 3 घटाएंगे तभी तो 3 मिलेगा। या मैं कह लूं 1 घंटे में पहुंच गई थी, अब 4 घंटा ले रही है तो अंतर कितना आना चाहिए, 3, 4 माइनस 1 करेंगे तभी तो 3 आएगा। उसी हिसाब से इस वाली चाल से इस वाली चाल को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा क्या, कि भैया परिवर्तन कितना है, 3 घंटे का। परिवर्तन कितना है, 3 घंटे का। तो अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना भैया, 3। यानी समय 3 घंटा ज्यादा ले रही है, दोनों को हमने घटा दिया, अंतर कितना है, 3 का है। बस एलसीएम ले लें, x और x माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा, x से x डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, x माइनस 8 बचेगा। तो हमने लिखा 480 गुणे में लिख लिया x माइनस 8 माइनस x माइनस 8 डिवाइड करेंगे, x माइनस 8 कैंसिल, बचा x का गुणा किससे, 480 से, ये 480x बराबर कितना, 3। अगर ऊपर आपको दिख रहा हो 480 यहाँ 480 यहाँ भी, दोनों क्या कर ले, कॉमन ले लूं, आसान हो जाएगा, गुणा भाग कम हो जाएगा। मैंने 480 कॉमन लिया, बचा क्या देखें, x माइनस का 8 और यहाँ माइनस का x बराबर, और इन भाई साहब को 3 के पास भेज देते हैं गुणा करने के लिए, बिल्कुल भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके साथ गुणे में आ गए। देखें x से x की कहानी समाप्त, और 8 का गुणा 480 कर लें, 8 0 0 8 8 64 8 4 32 और 6 38। और भैया ये 8 माइनस में थे इसलिए ये भी माइनस में हो जाएंगे, बराबर इस 3x गुणा x में करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 3 का 8 में करेंगे तो 8 3 24x। अब सभी को उधर ला लें, या इन भाई साहब को उधर लेके चले, इन भाई साहब को 3840 को उधर लेके चले जाए आरएचएस की तरफ, तो देखिए समीकरण बन जाएगा, समीकरण बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 3840 बराबर 0। आ गया 0, समीकरण बन गया। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। हाँ अभी कुछ कट रहा होगा क्या, 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये सब कट जाएंगे, कॉमन ले लेते हैं, या 3 से क्या कर दिए भाग, तो 3 से भाग करेंगे तो ये बचा x स्क्वायर, 3 8 24, और ये कितना बचेगा, 3 1 3 3 गुना 6 3 8 24 बराबर 0। समझ पा रहे हैं, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। ये रेलगाड़ी थी भैया, जो ए स्थान से बी स्थान तक जाने में समय जो ली थी, समय कुछ ली थी, 480 किलोमीटर दूरी थी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वहां से हमने समय निकाला। अगर इसकी चाल को हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया तो चाल कितनी हो जाएगी, पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी। समय बराबर निकालें, दूरी बटे चाल हुआ, 480 बटे x माइनस 8 लिखे। दोनों समय को अगर हम अंतर कर दें, कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, दोनों समय में 3 घंटे का अंतर है, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा ले रही है, में 3 घंटे कम हो जाएगी। अंतर कितना, 3 घंटे का। हमने अंतर निकाल लिया, बराबर 3 है, एलसीएम लिया तो हमें इक्वेशन मिला x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है। अतः आप लिख देंगे लास्ट में, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, छापे इसको, छापे भाई, छापे तो आगे की ओर बढ़ा जाए। छप गया होगा, बिल्कुल छप गया होगा। रेलगाड़ी में बैठ के आप ए स्थान से बी स्थान चले गए, अब और आपको क्या चाहिए,
ऐसे ही घूम ले, वर्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, है ना। कोरोना आ जाता है बीच बीच में, तो वर्चुअल चीजें पता ही आपको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो भी है अगला है, ये पता है। तो क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मूल। समीकरण क्या दिया गया है? समीकरण आपको दिया गया है 6x² - x - 2 = 0 है। इनका हमें निकालना है मूल गुणनखंड विधि से। तो मूल क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। मैं बताऊंगा जब मूलों की प्रकृति पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, तो मैं आपको बताऊंगा रूट्स क्या होते हैं। परेशान बिल्कुल ना हो, अभी इनको सॉल्व करके हम यहाँ मूल निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना आप बड़े आसान भाषा में समझते होंगे, जानते होंगे। कक्षा 8 में विधिवत पढ़ाया जाता है, उसके बाद कक्षा 9 में भी ये चीजें बताई जाती हैं। कक्षा 10 में आपके लिए नया नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आप इतना जानते हैं, मैं जानता हूं, आप कर लेंगे। देखें होता क्या है भाई, लास्ट वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, इस 2 भाई साहब को उठाओ, इनका कान पकड़ो और इनको x² के गुणांक के साथ ले आके भिड़ा दो, लड़ाई करा दो इनकी, मतलब गुणा करा दो। ये आएंगे, इनसे लड़ेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो 6 × 2 लड़े तो कितना बना? 12। भाई 2 लोग लड़ेंगे, 2 लोग लड़ेंगे तो कुछ उनसे निकलेगा, निकले क्या? लड़ाई करेंगे, मारकूट होगी, कुछ कुछ होगा। तो वही 6 और 2 आपस में जब भिड़े, लड़े, गुणा हुए, कितना आया? 12। अब आपको पता है इस 12 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने में 12 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए भैया? 1 यक्स, अर्थात यक्स आ जाए। अब आप सोच रहे हैं सर घटाने भी क्यों? घटाने भी क्यों? क्योंकि अगर अचर पद का चिन्ह माइनस है तो घटाने पर, प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला टर्म आना चाहिए। इतना आपको पता भी होगा, और नहीं पता तो समझ भी ले। तो अब आपको पता है मैं इनके खंड कैसे कर सकता हूं। देखिए 6 × 2 करूंगा, 12 तो आ जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाऊंगा 4 आएगा, इसलिए ये वाले प्रोसेस नहीं लेंगे। अगर मैं 1 × 12 करूंगा, 12 तो आ जाएगा, लेकिन 12 में से 1 घटाऊंगा तो 11 आएगा, ये भी मुझे नहीं चाहिए, इनको भी हमने छोड़ दिया। अब क्या बचा? अब बचा है 4 × 3, ये आएगा 12, और आपको पता है 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 आ भी जाएगा, अर्थात ये वाला प्रोसेस मेरे काम का है। देखें जो ये 12 आया है ना, इनको गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और जिस संख्या को आपस में गुणा करना है, जैसे 4 और 3 को हमने गुणा किया, 12 आया, और 4 में से अगर 3 घटा दूं तो ये बीच वाली संख्या आनी भी चाहिए। ऐसा नहीं गुणा किसी और से, घटा किसी और से रहे, ऐसा नहीं। उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, उतना प्राप्त हो जाए, घटाने पर ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए, उस वाले गुणनखंड का आपको चयन करना है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। ये रफ कार्य था, आप इनको अपने रफ कार्य भी करेंगे, मैं इनको यहां से हटा देता हूं। अब आगे का सिस्टम देखें भाई, इनका 6 दूना ये 12 हो गया, जिनको हम लिख सकते हैं 6x² - 4। इस यक्स को क्या लिख सकते हैं? 4x - का 3x। अरे 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, माइनस का 2 = 0। ये 6x² - का 4x माइनस प्लस का 3x माइनस का 2 = 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने गुणा तो कराया था 2 और 6 का, 12 होगा था, तो आप यहाँ 2 ही क्यों लिख रहे हैं? देखें गुणा कराएंगे, लेकिन लिखेंगे उतना ही जितना ये थे, अर्थात लड़ाई होती तो है, ऐसा थोड़ी ना है फिर दोनों आके साथ में बैठेंगे, अलग अलग ही तो बैठेंगे। वही है, लड़ाई तो हुई, लेकिन दोनों अलग अलग पोजीशन पे ही रहेंगे, अपने अपने स्थान पे ही रहेंगे, वहां से वो दोनों जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं दोनों साथ बैठेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे? अब आप इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में क्या ले लें? कॉमन। कॉमन आप क्या लिख रहे हैं? मैक्सिमम कॉमन आपको लेना, जितना कॉमन निकल सकता है। देखिए कॉमन की अगर मैं बात करूं 6x² - 4x में, तो यहाँ दोनों से x कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 1 x है, यहाँ 2 है, तो जो मैक्सिमम कॉमन आएगा क्या? x कॉमन आएगा, तो मैंने ले लिया x। अब यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, अगर मैं 2 की बात करूं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 6 हो सकता है, 2 × 4, अर्थात मैक्सिमम कॉमन यहाँ 2 दिख रहा है, तो हो गया 2। यहाँ क्या बचा? 3x। यहाँ कितना हो जाए? केवल और केवल 2 प्लस। अब अगला कॉमन ऐसा होना चाहिए कि जो अगला बॉक्स आए उसमें यही दिखने चाहिए, इनके अलावा कोई और नहीं दिखना चाहिए, अर्थात 3x - 2 ही दिखने चाहिए। तो ये पूरा 3x - 2 लिखना है। अब आप सुने, अब क्या लेंगे?
तो कुछ नहीं, एक कॉमन ले लो, एक किसी के साथ गुणा कर लो, किसी के साथ भाग कर लो, किसी की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बड़े सीधे साधे इंसान है, सज्जन से पुरुष है। एक ऐसी संख्या है बहुत सीधे हैं, इनको किसी के साथ गुणा करा दो तो भी उनकी वैल्यू चेंज नहीं करते, भाग करा दो तो भी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। तो भैया एक कॉमन ले लिए, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना ही। अब आपको पता है कि नहीं? नहीं पता, जान लो, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। एक हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 3x और यहाँ 2 इज इक्वल टू 0। अगला कॉमन सेम शकल एक ब्रैकेट में जो बच जाए दूसरे ब्रैकेट में, सेम शकल कौन सी हुई? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 सेम शकल हो गई, ये 3x माइनस 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर दो चीजें आपस में गुणा है, उनका गुणा 0 है, तो ये अलग अलग भी 0 के बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा इफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से दूसरे वाले को देख लूंगा, इफ 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। तो x की कितनी वैल्यू आ गई भैया 2, तो यही आपके मूल हैं। तो आप लिखेंगे अतः मूल क्या है भैया? माइनस का 1/2 व 2/3 होंगे। तो द्विघात समीकरण जो आपने देखा था 6x² माइनस x माइनस 2 क्या है? इसके ये मूल है। अब आप इनको रखेंगे, इनको चेक करेंगे, आपका आंसर सही आया है कि नहीं। उत्तर की जांच आप खुद से करेंगे, स्वयं से करेंगे, और उत्तर की जांच करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर ये जो मूल आए हैं ये सही है, अर्थात हमारा आंसर सही है। छापे बिल्कुल। हो गया होगा, आगे बढ़े। चलिए इनको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन आपका है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 हो और उन दोनों को जब गुणा करें तो उनका गुणनफल 182 हो। मैं मान लेता हूं कोई एक संख्या है, संख्या जिनका योगफल 27 है, तो अभी हमारे पास में मान लेता हूं 15 और 12, इनका गुणनफल अगर इनका मैं जोड़ लूं, इनको जोड़ लूं तो 27 आ जाए, और 15 और 12 को मैं गुणा कर लूं तो कितना आ जाए? 182 आ जाए। जबकि मुझे पता है 15 12 गुणा करूंगा 182 नहीं आऊंगा। मैं बस आपको समझा रहा हूं कि ऐसी दो संख्या है जिनका योगफल तो 27 है और गुणनफल कितना है? 82 है। वो संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। संख्या यहाँ अभी आप ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए संख्या ज्ञात करते हैं भाई, संख्या ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आज की सीरीज का 6वां क्वेश्चन। तो मैं लिखता हूं क्या, बार बार वही एक शब्द आ रहा है ना, माना माना माना। माना वह दोनों संख्याएं x व y हैं। आप यहां से भी निकाल सकते हैं x या y हैं, या तो आप ये भी मान ले माना वो दोनों संख्याएं x तथा 27 माइनस y है। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल कितना है? 27 और गुणनफल कितना है? 182। आपको पता ही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप इनको भी मानेंगे तब भी सही है, नहीं मानेंगे इनको तो भी आप दूसरे तरीके से करेंगे तो भी आएगा। मैं ऐसे मान कर दे रहा हूं, आप दूसरे तरीके से करिएगा। माना हुआ संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है, ठीक, आप ऐसे करिएगा। तो मान वह दोनों संख्या x व y हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है भैया? 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों का गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना है? 182, समीकरण नंबर दूसरा। यहां से मैं x या y की वैल्यू निकाल लूं और इसी वैल्यू को यहां पुट कर दूं। कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। तो मैंने यहां किया, x बराबर लिखा तो ये हो गया 182 बटे y कहाँ आएगा? बटे में। ये हो गया x की वैल्यू, और इसी x की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख दूं और उसको सॉल्व कर लूं, मुझे वैल्यू निकलेगी, कुछ मिलेगा। तो देखते हैं भैया क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं।
तो मिलेगा आपका क्या भाई साहब, मिलेगा ये, मैं लिखूंगा समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, तो रख दे मान भाई। जैसे ही मान आप रखेंगे, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 27, यक्स का मान रखें 182 बटे वाई प्लस का वाई बराबर कितना हो गया 27, वाई एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई, और यहां हो जाएगा 182 प्लस वाई, वाई गुणा होंगे तो ये वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 27। इस वाई का इधर गुणा करा लें, करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बचा हुआ है 182 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 27 वाई हो जाएगा, और इस 27 वाई को आरएचएस से एलएचएस में लाएंगे, मुंह इनका बनेगा, शकल इनकी बिगड़ेगी, साइन इनका चेंज होगा प्लस से माइनस, इनको लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 27 वाई और प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 182 का ऐसा खंड करना है, 182 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने पर 27 आए। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि अचर पद का साइन प्लस है, इसलिए क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो आप गुणनखंड कर लें, कैसे गुणनखंड करेंगे, 182 रफ कार लिखेंगे 182, ऐसे आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जानते हैं ना, प्राइम फैक्टर आप जानते हैं करना, जानते हैं भाई, एकदम से एकदम होनहार बच्चे हैं। 2 9 18, 2 1 कम 2, अब 81 किससे कटेगा 13 से, 13 से 91 होता है, फिर ये कटेगा 7, 13 से 91 होता है, 13 1 कम 13, इतनी ही चीजें कर सकती हैं। अब देखें इनका दोनों गुणा करा लें, 7 गुना क्या हो जाएगा 14 गुणा 13, अगर मैं 14 और 13 का गुणा कर लूं तो 182 आ जाएगा, और 14 प्लस 13 कर लूं तो ये 27 भी आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सॉल्व हो गई, जो समस्या तो वही तो सॉल्व हो गई। 14 और 13 गुणा किया 182 आ गया, 14 और 13 को जोड़ लिया कितना आ गया 27 आ गया, हमारा काम हो गया। हमें इन्हीं की जरूरत थी, जिनका था हमें इंतजार, वो आ गए हैं। चलिए अब आ गए हैं तो सोल्यूशन कर लेते हैं भाई। तो हमने ये किया भैया कि वाई स्क्वायर माइनस 27 को हमने तोड़ दिया 14 वाई प्लस 13 वाई में, प्लस का 182। अब आप ये सोचे 182 हो गया, 14 और 13 मिलकर कितने हो जाएंगे 27 होंगे, हमने बीच वाले को तोड़ लिया है। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 14 वाई माइनस का 13 वाई प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी, यहाँ कॉमन और यहाँ कॉमन, कॉमन ले, y कॉमन इन दोनों में है, इनको हटा दिए, बटे नहीं, कॉमन ले रहा था, इसलिए बता रहा था। इन दोनों में y कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो यहाँ बचा y, और यहाँ क्या बचा माइनस का 14, माइनस यहाँ इन दोनों में कॉमन आपका 13 दिख रहा है, तो 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे y बचा, और यहाँ पे देखें प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 182 को 13 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, बराबर क्या हो गया 0। अगला कॉमन, सेम शकल एक ब्रैकेट में, डिफरेंट वाले दूसरे ब्रैकेट में, तो सेम शकल y माइनस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, अगर दो अलग अलग चीजें गुणनखंड में है, गुणा में है, उनका बराबर 0 है, तो अलग अलग वो 0 के बराबर होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं इफ y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 14, तो y बराबर 14, और यहां से अगर मैं देखूं एक चीज और, इनको अगर बराबर करूं, इफ y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा भैया 13, तो y की दो वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू 14 और एक वैल्यू 13, अर्थात मैं अगर बात कर लूं, अगर इस y की वैल्यू 14 अगर मैं समीकरण 1 में रखूं तो मुझे x की वैल्यू, और 13 रखूंगा तो भी x की वैल्यू भी दो निकलेगी, तो आकार दो वैल्यू निकल के आएंगी, उनमें से कोई एक वैल्यू आप मान लेंगे। देखें करेंगे क्या, करना ये है y बराबर, ऐसे आप लिखेंगे y बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे भैया, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना है 27, समीकरण 1 में y बराबर रखे 14 बराबर 27, x बराबर 14 को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा 27 माइनस का 14, x बराबर कितना आ गया 13, ये आपको x की वैल्यू आ गई। तो देखें दो संख्याएं आ गई, x बराबर 13 और y बराबर 14, यही वो दोनों संख्या है जिनका गुणनफल 182 और योगफल 27 है। अगर आप 13 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी,
तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम है भाई 13 और 14। तो अगर आपको अब आपका काम है ये तो y बराबर 13 समीकरण 1 में रखेंगे, तब वहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये काम मैंने एक कर दिया, दूसरा वाला आपको करना है खुद से। कुछ काम आपको दूंगा तभी तो आप पढ़ेंगे, करेंगे तो करके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीजों को आप पढ़ें, फिर अपने रफ में लिखें, प्रैक्टिस करें, वो चीजें आपको ज्यादा जल्दी और देर तक याद रहती हैं। इनको आप छापें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं भैया मेरे प्यारे बच्चों आपने इसको छाप लिया होगा। इनको हम हटा देते हैं ताकि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सके। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको पल्ले पढ़ रहे होंगे, पल्ले पढ़ने का मतलब दिमाग में जा रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अर्थात एक समकोण त्रिभुज दिया है, उसका कर्ण हमें दिया है, कर्ण दिया है कितना 13 सेंटीमीटर दिया है, और बोला क्या है यदि आधार से उसकी ऊंचाई किसकी, समबाहु त्रिभुज की, सॉरी समबाहु नहीं समकोण त्रिभुज की, है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना कम है, 7 कम है। ऊंचाई 7 कम है किससे, आधार से। पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद कहानी कर लिया जाएगा। तो आइए समकोण त्रिभुज बनाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये है भैया आपका समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा आप इनको देखेंगे, आप बड़ा बनाएंगे, मैं छोटा बना रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे, है ना। नामकरण कर लेते हैं, ए है और ये बी है और इनका एक शीर्ष सी है। एसी को कर्ण बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है भैया, कर्ण, हाइपोटेनस है, कर्ण है। यही दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर ये दिए हैं, तो हमने कह दिया ये दिए हैं 13 सेंटीमीटर। आधार इनको कहा जाता है बीसी, बेस। क्या है ये, बेस। ये है भैया आधार, और ये ए बी जो है ऊंचाई है, और इसी को बोला जाता है भैया लंब। तो ये परपेंडिकुलर, तो लंब है। ये क्या है भैया, ये लंब है, लंब या ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी कम है आधार से, 7। तो मैं मान लेता हूं ये है x सेंटीमीटर। क्या, आधार को मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी कम है, 7 कम है, तो मैंने रख दिया x माइनस 7। तो भैया ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हो गई इनकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो कोण भी 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अगर परिभाषा पूछे तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। पाइथागोरस थ्योरम की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है, समकोण त्रिभुज होगा वो। ठीक है, चलिए भाई इनकी बात कर लेते हैं। तो हमने ये ऐसे ही लिख लिया। अगर आपने फिगर बना के फिगर में सारी चीजें दर्शा दिया तो आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस फिगर को बनाए, ऐसा लिख दे, 1 नंबर नहीं कटेगा, हिंदी की लिखने वाली कहानी समाप्त। अब आप सीधा क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको हिंदी लिख देता हूं, मान लो आप भूल जाए तो हिंदी आपको याद रहे, तो लिख लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तो ऊंचाई, और ऊंचाई किसको हमने लिखा है भैया, लंब को, तो ब्रैकेट में लंब डाल लेते हैं। ऊंचाई x माइनस 7 है, क्या होगी, है ना, होगी। कारण आपको दिया है। अब क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत प्रमेय है।
है ना। बहुत हेल्प करती है ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ट्रायंगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण यहाँ क्या है? कर्ण भैया बात है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है AC, तो ये है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है? BC, तो ये हो गया BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? AB, ये हो गया लंब AB का स्क्वायर। ये है, अब जो वैल्यू दी है रख दे, आपका काम हो गया। वैल्यू क्या दिया है? AC का 13 दिया है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, 13 ना मेरा 13 दिया है, अभी सही है। BC कितना दिया है? आधार x, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है? x माइनस 7 और इनका स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, 169 13 का स्क्वायर है। स्क्वायर आप कोशिश करेंगे 50 तक का कम से कम आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी भी बताया हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab 7 गुना 14x। इस 169 को RHS साइड लेके जाए तो ये हो जाएगा x और x मिलके 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, प्लस का 49 था और माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। अब इनकी कहानी हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 14x, घटेंगे 169 से 49 घटाएंगे कितना बचेगा? 120 बचेगा, माइनस का 120 बराबर 0। देख रहे हैं 2 यहाँ 14 यहाँ, सब 2 से कट रहे हैं इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा, या 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी आ गई, अचर पद का ऐसा खंड करेंगे घटाने के साथ आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 7, 12 पंचे कितना होता है? 60, 12 में 5 गया 7, काम हो गया। इतना तेज आप भी सोच लेंगे, जब आप 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, लगातार लगाएंगे क्वेश्चनों को, तो आप भी सोच लेंगे, ऐसा नहीं है। ये हो गया भैया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर हो गया 0। x, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 12x की बात करें तो यहाँ पे x कॉमन है, तो ये बचा x माइनस का 12, और यहाँ की अगर बात करें अगला कॉमन, तो यहाँ इन दोनों में 5x माइनस 60 में 5 कॉमन है, तो ये बचेगा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अगला कॉमन आपको पता है सेम शकल एक ब्रैकेट में, डिफरेंट वाले दूसरे ब्रैकेट में, तो भैया सेम शकल x माइनस 12 डिफरेंट वाले x प्लस 5 बराबर कितना? 0। बराबर कितना हो गए? 0 हो गए। तो यहाँ शुरुआत के यहाँ तक आ गए। अब आपको पता है जब दो चीजें आपस में गुणनखंड होती हैं, उनका गुणनखंड 0 होता है, तो वो अलग अलग 0 के बराबर होती हैं। तो इनको भाई साहब थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं क्योंकि जगह की थोड़ा सा समस्या हो गई। तो आइए इनको ऊपर देखते हैं, और ऊपर देखेंगे तो बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो इन भाई साहब को यहां लिख रहे हैं, तो हमने कहा इफ x माइनस 12 बराबर x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? 12। ये आया x की वैल्यू। दूसरे वाले को भी चेक कर ले भैया, x माइनस सॉरी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना? माइनस का 5। अब आपको बता दें माइनस बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा भैया, किसी की डिस्टेंस, किसी की दूरी माइनस में नहीं हो सकती है, अर्थात दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, मतलब धनात्मक होती है दूरी, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती है, ना तो ऋणात्मक होती है। तो भैया -5 को छोड़ देंगे, बचा क्या? 12। तो आधार कितना आ गया? 12। उस हिसाब से आधार अगर 12 आया तो लंब कितना आ जाएगा? आधार ऊंचाई 12 माइनस 7 बराबर कितना? 5। कितना? 5। आप लिखेंगे आधार बराबर 12, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई भैया आपकी बात करें तो ये है x माइनस 7, तो x की वैल्यू 12 माइनस 7 बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में, और तीसरी भुजा दी ही गई थी 13 सेंटीमीटर में। अन्य दो भुजाएं पूछ रहा था, दोनों भुजाएं कितनी आई? एक 12 आई, एक 5 सेंटीमीटर आई, हमारा काम हो गया।
अब अगर आपको इसको उत्तर की जांच करना है कि सही है या गलत तो कर लीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, बिल्कुल सही है। अगर 12 का स्क्वायर करूं कितना आएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों जोड़ दूंगा 169, 169 बराबर 169। आंसर वेरीफाइड, हमारा आंसर सही है। मैं आप संतुष्ट हो सकता हूं कि मेरा आंसर सही है। तो ये रहा आपका आज के क्वेश्चन, इनको भी आप छाप लें। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन टॉपिक था मैं बता रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें और मूल ज्ञात करें, वो चीज हो चुका है। अब आपको अगला टॉपिक पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना, फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है और पढ़ना है। उनको भी पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोनों को हम एक साथ कवर कर लेंगे ताकि 2 वीडियो में इस चीजों को हम खत्म कर लें। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, है ना। तो अंत में मुझे सिर्फ इतना कहना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, ये कहना है कि आप लोग बड़े आराम से पढ़ाई करें, एकाग्रचित होकर पढ़ते रहें। आपका एग्जाम चल रहा है, बिल्कुल अगर गैप ज्यादा है तो आप इधर उधर टहले नहीं, घूमे नहीं, इसका इंतजार ना करें कि गैप बहुत ज्यादा मिल गया है। एक काम करते हैं, कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। आज रेस्ट कर लेते हैं, कल से पढ़ लेंगे। तो कोई चीज कल पे ना टालें। अगर गैप ज्यादा मिल रहा है तो उस पूरे गैप को अच्छे तरीके से उस पर काम करें, पढ़ें। जो गैप आपको ज्यादा मिला उस गैप को आप भुनाएं, मतलब जो अवसर मिल रहा है उस अवसर को आप भुना लें, और जो अवसर को भुनाएगा वो रिजल्ट अच्छा करेगा एग्जाम में 100%। और जिसने भी ये गलती की कि गैप ज्यादा है, सो लेते हैं, 2-3 दिन रेस्ट कर लेते हैं, कहीं घूम आते हैं, टहल आते हैं, पढ़ लेंगे एक दिन में तो खत्म कर लेंगे, और एक दिन में खत्म करने के चक्कर में आपका सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ये ना करें, गैप ज्यादा है आप उसको पूरे तरीके से पढ़ें। जो भी कंटेंट है, जैसे मैं मान लेता हूँ गैपिंग जो एक्स्ट्रा मिल रही है उसके अगले वाले सब्जेक्ट की देखें, अच्छा इसके बाद अगले वाले चैप्टर में कितनी गैपिंग, मान लो 2 ही दिन गैप है, तब उसके लिए आप क्या करें कि दोनों चैप्टर को बैलेंस बना के पढ़ें, दोनों सब्जेक्ट का बैलेंस बना के पढ़ें। भाई जो आने वाला है तुरंत एग्जाम उसको, और जो कुछ दिन बाद है 2 दिन बाद है उसको, दोनों का बैलेंस बना के पढ़ें। तैयारी तो हो सकती है ना, इसलिए आप बेहतर तैयारी करें। आप बिल्कुल ये ना सोचे गैप ज्यादा है 2 दिन सो लेते हैं, तीसरे दिन से पढ़ेंगे, एक दिन में पूरा सिलेबस उड़ा लेंगे। सिलेबस उड़ा लेंगे, पढ़ तो लेंगे, लेकिन दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, और जब दिमाग में जाएगा नहीं तो वहां लिखेंगे क्या और करके क्या आएंगे। लिखना है ना, 3 घंटे बैठ के लिखना है तो लिखेंगे क्या, पेपर में ऐसे ही पेन चलाएंगे। तो भैया आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है एकदम से। अभी कोई लापरवाही नहीं, जब तक एग्जाम है। एग्जाम दे लेने के बाद आराम से 2-4-6 दिन के लिए सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको उठाने वाला नहीं होगा, ना कोई आपको बोलने वाला होगा। लेकिन जब तक एग्जाम है बिल्कुल ना सोएं। आप सोने का मतलब यह है कि ना सोएं आप बिल्कुल 24 घंटा ना सोएं, नहीं, पर्याप्त नींद लें, 5-6 घंटे आराम से सोएं, एकदम बेहतर तरीके से सोएं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से 24 घंटा सो जाए, ये काम आपको नहीं करना है। मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ने में देना है, जितना मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हैं उतना मैक्सिमम टाइम पढ़ने के लिए दें। मतलब हर समय आपके हाथ में किताबें होनी चाहिए, टहलते घूमते खाते पीते उठते बैठते हर टाइम आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता आना चाहिए। इस सब्जेक्ट में जैसे आप मान लिया फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ कैसे रहे हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। मैथ में भी इस तरीके से आप चलता रहे, अच्छा ये द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे होगा, अच्छा ठीक है, फिर उनकी मूलक प्रकृति या इनको सॉल्व करने तरीका, फिर रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें आपको दिमाग में चलती रहनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को लेके आपको दिमाग में ये सारी चीजें चलनी चाहिए, तब आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, आई थिंक समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे होंगे तो इससे बड़ी बात क्या होगी, अच्छी बात है। फिर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय।